डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सरफेसी एक्ट की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकों को सरफेसी अधिनियम से जुड़े उधारकर्ताओं की जानकारी प्रदर्शित करने को कहा है। तो चलिए फिर जानते हैं कि क्या है सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट का पूरा नाम सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट है, जो कि वर्ष 2002 का अधिनियम है। यह एक भारतीय कानून है जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ऋण वसूलने के लिए डिफॉल्टरों की आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियों की नीलामी करने की अनुमति देता है। इसे अधिनियमित करने का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों को ऋण चूक से बचाना है। बैंक खराब ऋण यानी गैर निष्पादित परिसंपत्ति की वसूली के लिए इस अधिनियम को एक प्रभावी उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह अधिनियम केवल सुरक्षित ऋणों के विरुद्ध प्रभावी है, जहां बैंक अंतर्निहित सुरक्षा लागू कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं सरफेसी एक्ट की मुख्य विशेषताओं को। तो यह एक्ट बैंकों को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को जब्त करने, प्रबंधित करने या बेचने का अधिकार देता है। भारत में प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ये परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए के हस्तांतरण की प्रक्रियाएं देता है। ये न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना सुरक्षा हित लागू करता है। साथ ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऋण की वसूली के लिए गिरवी रखी गई अचल संपत्ति को अपने कब्जे में लेने की शक्ति भी देता है। अब जानते हैं कानून के तहत बैंकों को दी गई शक्तियां क्या है। यह अधिनियम तब लागू होता है जब कोई उधारकर्ता 6 महीने से अधिक समय तक भुगतान में चूक करता है। ऋणदाता को उधारकर्ता को एक नोटिस जारी करने की जरूरत होती है, जिससे उन्हें अपना बकाया चुकाने के लिए 60 दिन का समय मिलता है। निर्धारित समय सीमा के भीतर उधारकर्ता द्वारा अनुपालन न करने पर वित्तीय संस्थान को सुरक्षित संपत्ति रखने, प्रबंधित करने या बेचने का अधिकार हासिल होता है। ऋणदाता का नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर चूककर्ता स्थापित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं। और अब आखिर में बात गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए की वसूली के तरीके की। गैर निष्पादित परिसंपत्ति के वसूली के तरीके की बात करें तो इसमें शामिल है प्रतिभूतिकरण, विभिन्न प्रकार के ऋण उपकरणों यानी परिसंपत्तियों जैसे बंधक और अन्य उपभोक्ता ऋणों को एक साथ एकत्रित करने और उन्हें निवेशकों को बॉन्ड के रूप में बेचने की प्रथा। ऐसा ही एक अन्य तरीका है परिसंपत्ति पुनर्निर्माण। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की मदद से खराब या गैर निष्पादित परिसंपत्ति को निष्पादन परिसंपत्ति में परिवर्तित करने की गतिविधि है। इसके तहत बैंक अदालत के हस्तक्षेप के बिना सुरक्षा हितों को लागू कर सकते हैं। यदि उधारकर्ता चूक करता है तो बैंक निम्न सुरक्षा हितों को लागू कर सकते हैं, जैसे बंधक रखी संपत्ति को कब्जे में लेना, संपत्ति को बेचना या पट्टे पर देना या उस पर अधिकार सौंपना। इसके अलावा संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए प्रबंधक की नियुक्ति करना, उधारकर्ता के किसी भी देनदार से उधारकर्ता को देय किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए कहना। चलिए अब वक्त हो चला आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, सरफेसी अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह बैंकों को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को जब्त करने और बेचने का अधिकार देता है। कथन 2 है, ये सुरक्षित और असुरक्षित दोनों प्रकार के ऋणों पर लागू होता है। कथन 3 है, इसके तहत बैंक अदालत के हस्तक्षेप के बिना सुरक्षा हितों को लागू कर सकते हैं। और कथन 4 है, उधारकर्ताओं के पास ऋणदाता का नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर अपीली प्राधिकारी के पास अपील करने का विकल्प होता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 या फिर ऑप्शन डी केवल 4। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।